मोदी जी के बयान को किस तरह से देखा जाए? उन्होंने 3 फैमिलीज़ को अटैक किया, अब्दुल्लाहज़, मुफ्तीज़, गांधीज़। उन्होंने रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात की। उन्होंने कहा हम ही ये डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये कहेंगे भाई छीना तो आपने, अब आप ही वापस दे रहे हो तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब भी कश्मीर आते हैं, तो कश्मीरियों के लिए कहीं न कहीं एक इमोशनल टच या कह सकता हूँ कि इमोशनल हीलिंग होती है उसमें। अगर आपने आज की स्पीच उनमें सुनी होगी, जी। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के बारे में ज़िक्र हुआ है। व्हाई दीज़ 3 पॉलिटिकल पार्टीज़? रीज़न बीइंग इज़ कि इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कश्मीरियों के साथ धोखा किया है। अगर आपने देखा होगा पिछले 35 साल से, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दे यूज्ड टू रूल द कश्मीर वैली फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट उनने कश्मीरियों को दिया क्या? I think we have seen the abrogation, before the abrogation of Article 3, we have seen the Kashmir Valley. जहाँ आज हम खड़े हैं, ये कश्मीर जो है, ये जगह जो है, ये भी बंद रहती थी। Let's be very practical. अगर आपको याद होगा, जहाँ आज मोदी साहब आए थे, लोग वहाँ नहीं आते थे, लोगों को पुश किया जाता था वहाँ जाने के लिए, या 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, लेकिन आज जो है बीजेपी के वर्कर्स मुंह ढकने के बगैर वहाँ गए थे। फ्लो था लोगों का वहाँ पे। देन नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के लोगों को अंधा भी कर लिया। जिस आंखों से आज हम देख रहे हैं, आप देख रहे हो, यहाँ की आवाम देख रही है, उस आंखों को ब्लाइंड करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है। पीडीपी देख लिया, पीडीपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पीडीपी ने यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर की जमीन जो है कब्रिस्तान से सजा दी। मोदी जी ने 2019 के बाद, एब्रोगेशन के बाद, यहाँ किसी की किलिंग हुई नहीं, यहाँ पैलेट चला नहीं, यहाँ बुलेट चला नहीं, यहाँ अमन आया। यहाँ जो लोग जो है, स्कूल है, आई बीइंग अ स्टूडेंट, मुझे याद भी नहीं है मैं कितने सालों तक स्कूल से महरूम रहा। ये देन नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस की है। You lost your father to militancy. मदर एंड अंकल। Mother. क्या हुआ exactly? It was a 2002, 29 October. I was in the eight year old kid at that time. Uh, जो टेररिस्ट थे उस टाइम, they came to our house and they barged inside and they was supposed to kill my uncle. घर आने के बाद वहाँ they saw my mother, they thought शायद इनकी वाइफ है, they start killing everyone. तो वहाँ पे छोटे बच्चे भी थे, मेरे cousins थे. I was not there at that time. I was in the next house of my uncle. So they shot my mother in the right eye and 2 bullets on the chest of my uncle. How old were you then? 8-year-old. तो इसका तो बहुत बड़ा असर पड़ा होगा आपके ऊपर। After that, my uncle, he got mentally, तो उनकी भी डेथ हो गई उसके बाद. So it's 3 families. I lost the 3 families. I'm very sorry to hear this, और बहुत से लोगों ने इस तरह से यहाँ सफर किया है। लेकिन फिर मैं पूछती हूँ कि स्टेटहुड की वापस देने की जो बात मोदी जी ने की, तो छीना ही क्यों फिर? मैं 370 का डिबेट, उस पे एक डिबेट हो सकता है, लेकिन स्टेटहुड क्यों वापस लिया? See, it was important at that time. If you see the statement of the Honorable Home Minister on the floor of Parliament, when he abrogated the Article 370, he mentioned particularly that it's the Bharatiya Janata Party who will give the statehood to the Jammu and Kashmir. तब बताया था, 5 साल पहले बताया था। आज की बात आप छोड़िए, जब प्रॉमिस तब किया था, और जब 370 हटाया था फ्लोर पे, तब ये भी प्रॉमिस किया था कि भारतीय जनता पार्टी विद द एप्रोप्रिएट टाइम, जब यहाँ जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होंगे, तब 300 ये जो स्टेटहुड है वो वापस मिलेगा। नाउ आई मेंशन द खून खराबा वाला पार्ट मैंने मेंशन कर लिया। अगर स्टेट होता तो खून खराबा आज होता। There is a directly control of the New Delhi. There's no interference in police department. Police security agency, they got a full hand to eliminate the terrorists. That's the reason the local populace of the Jammu and Kashmir, the local youth, they are not picking up the guns. Okay. That's the important. Okay, Imran साहब, Modi ji has attacked the national conference today. वो कहते हैं देखिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही पेज पे है, यही पाकिस्तान की लीडर्स कहते हैं, इस अलायंस की तो बल्ले बल्ले पाकिस्तान में। फारूक साहब की का बयान आया कि आई एम अ प्राउड इंडियन, और मैंने सुना भी, वो भाषण सुना। क्या हो रहा है? ये चुनाव बड़ा अजीब सा, दिलचस्प सा बन गया है। और उमर साहब ने जब मेरे साथ इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मोदी जी का एक ही मकसद है कि किसी तरह उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री ना बने, किसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार ना बने। ऐसा क्यों? आप तो उनके साथ पार्टनर भी रह चुके हैं बहुत साल पहले। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और जो उनकी पार्टी है जी, जुमलाबाजी में वो सबसे नंबर 1 है। और जो प्राइम मिनिस्टर, व्हाट प्राइम मिनिस्टर सेड टुडे इज अनदर जुमलाबाजी दैट ही मेड टुडे हियर एसके शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में, व्हेन ही सेड he targeted the families again and again. Yeah. You know, we have been listening to this rhetoric for the last, I don't know for how many years, because the problem with Prime Minister Modi is that he
and the party, the government, they have nothing to sell to Kashmiris. They came here with the premise when they abrogated Article 370, they said we'll bring in jobs. They promised that we'll bring in 50,000 jobs. That never happened. They said we'll bring in investment. That never happened. They said that situation will be better. Situation is getting worse. I mean, for the first time ever, I was listening. I have full sympathy with my co-panelist here. Allah Ta'ala इनके जो family members हैं उनको मग़फ़िरत करे. But apart from that, what he said is, I don't know whether to laugh on it or whether to cry, because we have made a joke of ourselves. I mean, by blurting out such things again and again, Modi ji aate hain, Modi ji bolte hain. Yaar, what are we getting at the end? I mean, what is it that Kashmiris are getting? You got a big tamasha of European Parliament delegation, and you couldn't take them even to Gulmarg then, even ये nearby यहाँ पर डल लेक के बगल में आपने उनको एक राइड करवाई, आगे तो कहीं ले नहीं पाए. Then we expected at least travel advisories revoke होंगी. Even that didn't happen. So what did we get? I mean, it is for his own PR campaign. That is what BJP. I'll give 10 out of 10 to BJP for managing the PR campaigns that they go on celebrating across the country. What are the prospects for your alliance? आपने कुछ valid सवाल raise किए हैं, मैं पूछूंगी साजिद से, लेकिन आपको अपने आप क्या लगता है कि किसका चांस है? आपका चांस? National Conference, Congress combined will sweep this election, and we are pretty confident. Okay. And it is not, I'm saying this because I have been on the ground, and this is a historic moment. This is a watershed moment for Kashmiris. We need to send out, people have realized it, that they will send out a clear message to BJP and the RSS that we have not accepted the August 5, 2019 humiliation that has been committed on us. You have not accepted. No, we will never accept it. It is still a big issue. And it is not. Is it an issue in this election? Exact. That is the main issue. And it is not National Conference. You will get a message clearly on October 8th, what people want. And people have made up their minds that they will send out a clear message to BJP that we do not believe your politics of polarization, and we do not accept your demeaning and humiliation of Kashmiris. Okay, let me ask Sajid one question and then I'll come to Zafar. One point that the National Conference is valid in raising, according to me, is कि जब आपकी सरकार ने इनके लीडर्स को बंद कर दिया, जो इतने साल से जब यहाँ पर तिरंगा लहराने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं थे, जब इंसर्जेंसी पीक पे थी, सेपरेटिज्म पीक पे थी, तो जिन नेताओं ने भारत के साथ अपनी एलिजेंस दिखाई, उन्हीं को बंद किया गया. ये कहाँ की फेयरनेस हुई? एक ये सवाल. दूसरा, आप मानते हैं कि 370 इज ऑन द बैलेट, कि ये इलेक्शन एक तरह से एक रेफरेंडम होगा, was 370 popular or not, or are people participating for something completely different? आपका क्या इसमें राय? See, आपने कहा कि जो यहाँ फ्लैग वाला बताया आपने, I will ask the one question to my co-panelist कि एकता मार्च भारतीय जनता पार्टी, अरुण जेटली जी या सुषमा जी जब ये आए थे तब रोका किसने था उनको? ठीक है, it was the same the regional political parties जब स्टॉप किया था. सेकंड पॉइंट, उमर साहब या इनकी जो सरकार, अच्छा, आप उस टाइम की बात कर रहे हैं जब लाल चौक की तरफ एकता मार्च थी, यस, तब स्टॉप क्यों किया था? ओके, ठीक. दूसरा पॉइंट है कि डू दे थिंक कि सिर्फ स्टेडियम में झंडा लगाना सफिशिएंट था? जम्मू कश्मीर में आज लाल चौक, आप जिसको हिस्टोरिकल बताते हैं, आज लाल चौक में तिरंगा लहरा रहा है. इनके टाइम पे क्यों नहीं लहरा था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? उस टाइम जो था आईएसआईएस, हुर्रियत, जेकेएलएफ के झंडे लहराते थे. आज देश का झंडा है. मुझे नहीं पता कि मेरे को-पैनलिस्ट या इनकी पार्टी को झंडे से प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है ना, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट. बट मेरा ये चीज इनसे सवाल है कि आज जो आप झंडे का मूवमेंट देख रहे हैं, फ्लैग जो देख रहे हैं, अगर आपने देखा होगा हर घर तिरंगा मूवमेंट, उसमें तो किसी को फोर्स नहीं किया गया. यहाँ की युवा पीढ़ी, यहाँ के लोगों ने अपने घरों पे झंडे लगाए उस टाइम. बीजेपी ने सिर्फ कंसेप्ट दिया, एक आइडिया दिया इनको, हर घर तिरंगा, यहाँ पे तिरंगे लगाए, तब तिरंगे का कंसेप्ट नहीं था. अब आपने कहा कि ये लोग जो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि ये भी तो प्रो इंडियंस थे, फिर इनको जेल क्यों भरा? फारूक साहब ने क्या कभी पाकिस्तान का नहीं बताया कि पाकिस्तान हमें कभी चाइना से हेल्प लेनी चाहिए? उनका ही कोट था ये. नहीं, उन्होंने कहा कि अगर हमें चाहिए, you can cross check, you can cross check if I'm wrong. Okay, you make your point, then you can respond. उन्होंने कहा था कि हम चाइना से भी हेल्प लेंगे,
बीच में उनने पाकिस्तान का भी बोला, जब वो दिल्ली में होते हैं तब वो प्रो इंडियन बन जाते हैं, जम्मू कश्मीर में होते हैं वो यहाँ पे ये करते हैं। फिर उसके बाद जब पार्लियामेंट में रिसेंटली पार्लियामेंट में जब 370 का केस, ये सॉरी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, कश्मीरियों को गोली मारो, ये फारूक साहब के स्टेटमेंट थे उस टाइम। तब Why are we discussing these? I mean, these statements are just figment of imagination of BJP. Let me complete my point, then you can rebuttal. Let me complete my point. Talk on facts. I'm talking about facts. But अभी no, आपने कहा, these statements are not based on facts. अभी आपने कहा कि मुझे Dr. Saab हंसी आती है never इनकी said. बातों पे। Dr. इनने Saab अभी never कहा, said we will get help आप from मुझे China रिबटल बाद or में कीजिए। Pakistan. आपने अभी बताया कि मुझे इनकी बातों पे हंसी आ रही है, राइट? I Exactly. mentioned the word कि इन्होंने यहाँ के लोगों को अंधा किया, इनको हंसी आ रही है उस चीज पे। मैंने कहा इन लोगों ने यहाँ के 140 2016 क्या बताऊंगा, इनने 140 बच्चों को यहाँ पे कत्ल कर लिया, इनको उस चीज पर हंसी आ रही है। वामिक फारूक जो है, किसने कत्ल किया? यहाँ के बच्चों का कत्ल कर लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने। इसका क्या मतलब? कैसे? मतलब कैसे? Can you explain it? Yes, I will tell you Did how. Umar I will tell Abdullah you. went out and Yeah, did what he does this mean? shot I will tell you those how. people Sajid outside? Saab, What is this? I have seen Kashmir through many troubled years. There has been a lot of death and tragedy here. But when you say किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, that implies intent. What do you mean by किसी ने? What do you mean by this? अच्छा जल्दी से, क्योंकि I want Imran to मुझे ये बताइए, देखिए आज अगर कुछ कश्मीर में गलत होता है, who will be accountable? इस एलजी सरकार या दिल्ली सरकार, राइट? तो आप कह रहे हो on their watch? Yes, because reason, yes. Okay, let Imran respond. Now, Imran, the point. Then I'll add a question of my own. I think what Sajid is trying to say is that Farooq Abdullah has often been contradictory on dialogue with Pakistan. On sometimes, he gets angry, he'll say something. तो इसका आपका क्या जवाब? As far as dialogue with Pakistan is concerned, National Conference and Dr. Farooq Abdullah has never been contradictory. Okay. This is our consistent stand that National Conference believes in the process of dialogue, and we still want both India and Pakistan to sit together and discuss, iron out issues on the table. How do you respond to the Prime Minister attacking you today for being pro-Pakistan or getting Pakistan's endorsement? I mean, I don't understand this statement. I mean, we are not part of Pakistan. I mean, somebody in some other country make a statement. Why should we answer what Pakistan's Prime Minister has said? 370. He can say any damn thing tomorrow, and we are not here to. Fair enough. Yeah. Fair enough. Do you believe 370 is a big issue in this election, or do you believe that people are voting on Rozmarra ke mudde? Bijli, sadak, pani. People are voting on 370. Zafar, is that your impression? 370 was abrogated on August 5, 2019. But you didn't allow me to respond. Oh, I'm so sorry. Okay, you complete your point, but we'll come to Zafar after that. You want to respond? No, Go you ahead. please. अच्छा, चलिए. Then काफी वक्त गुजर गया तब जी. से कई साल. हाँ. What happened after that? There was a shutdown for a long time, and then the winter set in, and that shutdown slowly diffused out, and things started to turn back to normalcy. Internet was shut, mobile and phone, other services were disrupted. Now, what has happened all these years? People have not been heard. What do people want to say? This is the first time where people will cast their vote, and we will actually see what people have to say after that, because people have not been heard. But we don't know what is the issue that people are voting on. Is it 370? Is this vote an expression of anger? Is it about बहुत से लोगों ने रोजगार की बात की, employment की बात की, jobs की बात की? According to me, it's not one single issue. It's multiple issues. Of course, 370 people have not been heard, and there will be a lot of clarity after these elections that So you are saying these elections are an expression of the silence that was there all these years after the abrogation of 370. Right. Okay. Imran. If I may add to what and you wanted to respond to Sajid. So go ahead. This election primarily is about our identity, the identity that was snatched from us, and plus the unemployment that J&K has seen.